3 मई 2018 की सुबह विवान कोहली अपने घर पे फ़ोन मिलाता है और अपने माता पिता से कहता है कि मम्मी पापा 20 मिनट के अंदर मेरे अकाउंट में आप 10 लाख रुपए डलवा दीजिए। अगर आप लोग मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए नहीं डलवाएंगे तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। अब जैसे ही उसके माता पिता उसकी फ़ोन पे बात सुनते हैं तो वो कहते हैं बेटा 20 मिनट के अंदर तेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए कैसे डलवा दे? तुझे तो मालूम है कि हमारे घर की परिस्थिति क्या है, हम कहाँ से 20 लाख रुपए लेके आएंगे। जैसे ही विवान कोहली और उसके पिताजी के बीच में बात चल रही होती है तो पीछे से विवान कोहली के पीछे से एक आवाज़ आती है कि चुपचाप 20 मिनट के अंदर 10 लाख रुपए इसके अकाउंट में डलवा दो। अगर नहीं डलवाते हो तो तुम 20 मिनट बाद अपने बेटे की लाश देखने के लिए तैयार हो जाओ। हालांकि उसके माता पिता ने 20 मिनट के अंदर उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए तो डाल दिए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर 3 मई की शाम को ही पहाड़ी एरिया से पुलिस के लिए कॉल आता है जिसमें कि उनको बताया जाता है कि हमें एक डेड बॉडी मिली है और जो कि एक सूटकेस के अंदर है। दोस्तों, वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि विवान कोहली की ही होती है। दोस्तों, ये सारा खेल ऑनलाइन डेटिंग ऐप की वजह से हुआ था जिसमें कि हजारों लोग फंसे हुए थे, लेकिन खुलासा विवान कोहली की लाश से यानी कि विवान कोहली की मौत से हुआ था। तो आखिर क्या थी सारे हत्याकांड की सच्चाई? इसे जानने के लिए हमें शुरू से जानना होगा। अगर आप भी सोशल मीडिया चलाते हैं, सोशल मीडिया पर डेटिंग ऐप चलाते हैं तो आपको भी ये सच्चाई जाननी बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो सच्ची घटना राजस्थान के फलान क्षेत्र की है। फलान में रिया नाम की एक लड़की रहती थी जो कि पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार थी। होता क्या है, जब उसके इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम हो जाते हैं तो उसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं तो उसके माता पिता सोचते हैं कि इसकी अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे भविष्य के लिए इसे पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल या कॉलेज में भेजा जाए। तो उसके माता पिता उसका एडमिशन जयपुर के एक कॉलेज में करवा देते हैं। वहाँ जाने के बाद प्रिया वहाँ पे कॉलेज में तो पढ़ रही थी लेकिन साथ ही साथ कोचिंग भी कर रही थी। लेकिन यहाँ की एक खास बात होती है क्योंकि वो एक गुमनाम और एक बहुत छोटे शहर से आई थी और आज वो जयपुर पहुँच चुकी है जो कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। अब जब वो वहाँ पे देखती है कि उसके फ्रेंड अच्छे घर से हैं, अच्छे परिवार से हैं, बहुत अच्छा पैसा खर्च करते हैं, तो वो वहाँ की रईसी और चकाचौंध की ज़िंदगी को देखकर सोच में पड़ जाती है और वो सोचती है कि क्यों ना मैं भी इस रईसी के जीवन को जीऊँ और मैं भी इस चकाचौंध की ज़िंदगी के आनंद लूँ। लेकिन ऐसा रईसी जीवन जीने के लिए प्रिया को बहुत पैसों की ज़रूरत होती है। अब उसे प्रिया को अपने घर से खर्चे के लिए मात्र महीने के 20,000 रुपये मिल रहे होते हैं। लेकिन 20,000 रुपये में क्या होता है, उसका हॉस्टल का रेंट, कोचिंग की फीस, खाना पीना सारा खर्चा। तो 20,000 रुपये में वो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे क्योंकि वो भी रईसों की तरह अपना जीवन जीना चाहती थी। तो प्रिया सोचती है कि क्यों ना मैं पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर लूँ। तो वो जगह जगह सर्च करती है, न्यूज़पेपर में सर्च करती है, ऑनलाइन सर्च करती है। तो उसे अखबार में एक एजेंसी दिखती है जिसमें कि एक जॉब ऑफ़र होती है और उसमें उस एजेंसी का नंबर भी होता है। दोस्तों, प्रिया बिना देरी किए उस नंबर पे कॉल कर देती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एजेंसी थी उसमें प्रोस्टिट्यूट का काम होता है, यानी कि धंधे का काम होता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब प्रिया क्या करती है, वहाँ के मैनेजर से बात करती है। तो वहाँ का मैनेजर जब प्रिया से बात करता है तो उसे सारी बातें खुल के बता देता है और कहता है कि अगर आपको हमारी एजेंसी में काम करना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने कॉलेज की सुंदर सुंदर लड़कियों को हमारी एजेंसी से जोड़ना है, जिसके बाद आपको कमीशन मिलेगा। और मैनेजर ने उसे पर हेड कमीशन भी बताया तो कमीशन बहुत अच्छा था। अब होता क्या है, प्रिया ने एक बार तो इस बात को सुन के मैनेजर से साफ साफ मना कर दिया और फ़ोन काट दिया। उसके बाद प्रिया थोड़ी देर सोचती है और कहती है कि अगर मुझे अच्छी ज़िंदगी जीनी है और अच्छी तरह से हाई प्रोफाइल लोगों की तरह रहना है तो मुझे कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने का यही तरीका सबसे अच्छा लगता है। और ये सारी बातें सोचने के बाद अब प्रिया क्या करती है, वो दोबारा से उस मैनेजर के नंबर पे फ़ोन मिलाती है और उसे इस काम के लिए हाँ कर देती है और उन दोनों की डील पक्की हो जाती है। अब प्रिया अपनी क्लास में, अपने कॉलेज में सुंदर सुंदर लड़कियों को ढूंढती है। अब जैसे ही सुंदर सुंदर लड़कियां उसके संपर्क में आती हैं, क्योंकि जैसे प्रिया का सपना था ज़्यादा पैसा कमाने का, जैसे वैसे ही
और लड़कियों का भी सपना था ज़्यादा पैसा कमाने का, क्योंकि वो भी कुछ ऐसी जगह से आई थी, उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उनके भी सपने बहुत ज़्यादा बड़े थे। अब प्रिया क्या करती है, एक एक करके उन लड़कियों को उस धंधे में उतारने का काम शुरू कर देती है। और प्रिया को, अब वो लड़कियां तो धंधा कर रही थी, लेकिन प्रिया को उसके अवैध में बहुत अच्छा कमीशन मिल रहा होता है। अब प्रिया जैसे जैसे पैसे आते हैं तो प्रिया के शौक भी बढ़ते जाते हैं, तो प्रिया स्मोकिंग और ड्रग्स वगैरह लेना चालू कर देती है। अब धीरे धीरे करके समय बीतने लगा और प्रिया उस धंधे को अच्छी तरह से समझ गई कि लड़कियों को कैसे लाना है, किससे मिलवाना है, कैसे कैसे क्या क्या पैसे मिलेंगे। अब प्रिया को जो कमीशन मिल रहा था तो प्रिया को लगता है कि वो कमीशन थोड़ा कम है, तो प्रिया क्या करती है, उस एजेंसी को छोड़ देती है और वो तय करती है कि जैसे वो एजेंसी काम कर रही थी वैसे मैं करूँगी। क्योंकि प्रिया के अंदर एक छोटी सी क्वालिटी थी कि वो लड़कियों को कन्वेंस कर लेती थी धंधे में आने के लिए, और लड़कियां उसकी बात मान के धंधे को करना शुरू भी कर देती थी। और प्रिया ने 2014 में अपनी एक वेबसाइट चालू की। वो वेबसाइट एक कॉल गर्ल की सर्विस के लिए थी। अब क्या होता था, अब प्रिया ने अपनी वेबसाइट शुरू कर ली तो लोग नेट पे सर्च करते हैं कि कॉल गर्ल कहाँ से मिले, तो वहाँ से लोग प्रिया को कॉल किया करते थे या व्हाट्सअप किया करते थे। तो प्रिया क्या करती थी, अननोन नंबर से उन लोगों के लिए लड़कियों के फ़ोटो भेजा करती थी और साथ में अपना भी फ़ोटो भेजा करती थी, और उन सब के नीचे उनकी रेट भी लिखा करती थी कि एक रात की कीमत इतनी रुपए है। अब जब क्लाइंट उन लड़कियों में से प्रिया को सेलेक्ट करते थे तो उससे पूछते थे कि इसका रेट क्या है, तो प्रिया एक रात का 20 से 25 हज़ार रुपये अपना रेट बताती थी। अब क्लाइंट उससे मिलने के लिए बुलाया करते थे तो प्रिया उनको अपनी जगह बताती थी कि ऐसे ऐसे करके इस जगह पे आ जाओ और आज नाइट आपके साथ काटेंगे। अब जब प्रिया अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जाती थी तो वो दोनों पहले मिलके बात किया करते थे कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे होगा। अब प्रिया अपनी बातों से उस क्लाइंट को कन्विंस कर लेती थी और उसके बाद में उससे सारे पैसे एडवांस में ले लिया करती थी और फिर कहती थी कि मैं इन पैसों को अपनी गाड़ी में रख के आ रही हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रिया जो पहले एक एजेंसी में काम करती थी तो उससे उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया था और उसी पैसे से प्रिया ने अपनी गाड़ी भी खरीद ली थी और उसी गाड़ी में पैसे रखने के बहाना करके वो क्लाइंट से अपने पैसे लेके आती थी, गाड़ी में बैठती थी और वहाँ से गायब हो जाती थी। क्लाइंट ये समझता था कि प्रिया भी पैसे रख के आ रही होगी, लेकिन प्रिया वापस कभी नहीं आती थी, प्रिया गायब हो जाया करती थी और क्लाइंट वहाँ पे बैठा बैठा प्रिया का इंतज़ार किया करता था। अब समय बीतता जाता है, समय बीतते बीतते साल 2018 आ जाती है और प्रिया ने इसी तरह से हजारों लोगों को चूना लगा दिया था और बहुत सारे पैसे कमा लिए थे। अब प्रिया इतनी स्मार्ट हो चुकी थी कि वो अब ऐसे लोगों को टारगेट किया करती थी कि जो पैसे वाले हों, पारिवारिक हों और उनका समाज में थोड़ी इज्जत हो। होता क्या है, अगर प्रिया ऐसे लोगों को पैसे का धोखा देगी या पैसे लेके भाग जाएगी तो ऐसे लोग बाद में ना तो किसी पुलिस से कुछ कह सकते, ना अपने घर में किसी से कुछ बता सकते, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत खोने का डर होता है। दोस्तों, अगर वो आदमी जिसका पैसा प्रिया ने लूटा है वो FIR कराएगा तो समाज में उसका नाम खराब होगा और लोग उसके बारे में क्या क्या सोचेंगे कि एक लड़की के चक्कर में इसने इतने पैसे बर्बाद कर दिए। इसीलिए किसी ने भी उसकी FIR दर्ज नहीं कराई। लेकिन प्रिया को सन 2014 में एक ऐसा क्लाइंट मिला था जिसके कि प्रिया ने पैसे लूटे और उस क्लाइंट ने जाके पुलिस में उसकी FIR दर्ज कराई कि इस लड़की ने ऐसे ऐसे करके मेरे से पैसे लूटे हैं। हालांकि जब प्रिया की FIR दर्ज कराई गई तो प्रिया को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। प्रिया कुछ दिनों के लिए जेल में गई और वापस आ गई। अब 2016 आता है और 2016 में एक एप्लीकेशन आती है टिंडर। अब टिंडर पे प्रिया अपनी एक प्रोफाइल बनाती है। अब प्रिया क्या करती थी, टिंडर पे अपने लिए क्लाइंट ढूंढा करती थी और उस पर अच्छे अच्छे फ़ोटो डालती थी। तो लोग क्या करते थे, प्रिया की ID को लाइक कर दिया करते थे। तो प्रिया वहाँ से अपने लिए सिलेक्शन करती थी कि ये क्लाइंट सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। तो उसमें से जो चुनिंदा क्लाइंट होते थे, प्रिया उनसे पहले चैटिंग किया करती थी, फिर बात करना शुरू करती है, फिर व्हाट्सएप नंबर शेयर होता है। उसके बाद में वो लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं और वीडियो कॉलिंग करने के बाद प्रिया उनसे कुछ ऐसा करने के लिए कहती थी कि जिसे हर कोई नहीं कर सकता। तो कैमरे के सामने वो लड़के इधर से कुछ किया करते थे और प्रिया इधर से कुछ किया करती थी। तो प्रिया क्या करती थी, उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया करती थी।
अब लड़के तो सोचते हैं कि वो लड़की उनसे फंस गई है, लेकिन होता इसका उल्टा है। दरअसल प्रिया ने वो लड़के फंसाए हुए थे। उन लोगों की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेती है, उनकी फेसबुक प्रोफाइल पे चली जाती है, उनसे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवाती है। उसके बाद प्रिया क्या करती है, उनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उन्हीं के पास भेजती है और कहती है कि मुझे इतने रुपए चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि ये तुम्हारी वीडियो जो है वो वायरल ना हो तो तुम मुझे आज शाम तक इतने रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारे व्हाट्सअप नंबर पे जितने भी मेरे संपर्क में हैं लोग और तुम्हारे फेसबुक पे जितने भी लोग हैं उन सबके पास मैं तुम्हारी ये वीडियो भेज दूंगी। अब लड़के डरते थे कि यार ऐसा ना हो कि ये मेरे व्हाट्सअप पे या फेसबुक पे मेरी वीडियो को लीक कर दे। तो लड़के जो डरते थे, नई उम्र के लड़के हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे, प्रिया की डिमांड पूरी करने की पूरी कोशिश किया करते थे। तो लड़की प्रिया ने ऐसे बहुत सारे क्लाइंट फंसाए हुए थे और प्रिया की दिन की कमाई कम से कम 50 से 60 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए तक थी, क्योंकि 20 से 25 लोग उसने फंसाए हुए थे। अगर सबसे 500-500 रुपये भी मांगे या 5-5 हज़ार भी मांगे तो लाख रुपए से ऊपर रोजाना कमाती थी। और प्रिया ने इसी तरह बहुत सारे पैसे कमा लिए। दोस्तों सच्चाई ये है कि ये प्रिया अकेली नहीं है और प्रिया जैसी ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं। आप देखते होंगे जब आप यूट्यूब चालू करते हैं या फेसबुक चालू करते हैं या व्हाट्सअप चालू करते हैं तो आपके सामने एक डेटिंग ऐप की वो आती है फ़ोटो कि आप अकेले क्यों रहते हैं, हमसे बात कीजिए, फलान कीजिए, ढिकान कीजिए। तो उनमें वो लड़कियां भी लोगों को ऐसे ही परेशान करती हैं, उनकी वीडियो बनाती हैं और उनसे पैसे वसूलती हैं। तो इस चीज़ से आप थोड़ा बचिएगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो देखिए कि ऑनलाइन प्यार नहीं होता, वो 2 दिन की बात होती है। हो सकता है कि वो आपको कैसे भी फंसा दें। अब आप फंसेंगे तो आपको अपनी इज्जत का डर होगा तो आपकी भी जेब से पैसे निकाले जाएंगे। अब एक और चीज़ बताता हूँ, बीच में एक ऐप आया था ओमेगल पे भी ऐसा ही कुछ हुआ करता था, तो ओमेगल को इसी वजह से बंद कर दिया गया। अब 2018 आ जाता है तो 2018 में प्रिया क्या करती है, एक बैंक मैनेजर को फंसाती है और उसके साथ में लिविंग में रहना शुरू कर देती है। तो पहले 2-4 महीने तो बहुत अच्छे कट रहे होते हैं। तो बैंक मैनेजर सोचता है कि ये लड़की मुझसे सच्चे दिल से प्यार करती है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा और इसी से शादी करूंगा। लेकिन प्रिया के मन में ऐसा कुछ नहीं था। प्रिया सिर्फ उसे अपना एक एटीएम समझती थी, जब चाहती उससे पैसे निकाल लिया करती थी और अपने शौकों को पूरा किया करती थी। अब ऐसे ही समय बीतता है तो एक दिन क्या होता है कि प्रिया उस बैंक मैनेजर को अपना असली चेहरा दिखा देती है। वो उससे कहती है कि तुम मुझे 10 लाख रुपए दे दो, अगर तुम मुझे 10 लाख रुपए नहीं देते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी और कहूँगी कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है और तुमने मेरी वीडियो बनाई है, तुम्हारे पास वीडियो है और तुम मेरा रोज़ाना बलात्कार करते हो। हालांकि बैंक मैनेजर उसकी इस गीदड़ भपकियों से डरता नहीं है। बैंक मैनेजर खुद थाने जाता है और प्रिया के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देता है और कहता है कि ये लड़की मेरे से पैसा ऐंठना चाहती है। अब पुलिस क्या करती है कि प्रिया की हिस्ट्री सर्च करती है कि प्रिया की हिस्ट्री में क्या हुआ था, क्या इसने कोई गलत काम किया। तो प्रिया के 2 मामले खुल के आते हैं। पहली कि इसके खिलाफ एक क्लाइंट ने एफआईआर दर्ज कराई थी और ये जेल गई थी, और 2014 में ही पैसों की वजह से इसने एक एटीएम को तोड़ा था। दोस्तों इन दोनों ही मामलों में प्रिया जेल जा चुकी थी। अब जब पुलिस के सामने ये सारी बातें आती हैं तो पुलिस समझ जाती है कि प्रिया यहाँ पे बिल्कुल गलत है और वो मैनेजर से पैसा ऐंठना चाहती है। अब इन सारी बातों को बीच में रखते हुए पुलिस प्रिया को गिरफ्तार कर लेती है और प्रिया 1 महीने की जेल दोबारा से काटती है। अब प्रिया 1 महीने के लिए जेल तो चली जाती है, लेकिन प्रिया अभी सुधरती नहीं है। प्रिया 1 महीने बाद जेल से वापस आती है और फिर वो अपने धंधे में दोबारा से आके जुट जाती है और वो टिंडर पे अपनी एक और प्रोफाइल बनाती है और वहाँ पे उसे एक विवान नाम का लड़का मिलता है। विवान बताता है कि वो एक बहुत बड़ा करोड़पति है और बिजनेसमैन है। ये सारी बातें सुनकर प्रिया उसकी दीवानी हो जाती है और प्रिया के मन में फिर से वही शैतानी ख्याल आते हैं कि इससे पैसे कैसे ऐंठे जाएं। अब प्रिया क्या करती है, प्रिया उससे बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगती है। अब वो विवान को अपने पास बुलाती है, वो देखती है कि ये लड़का तो बहुत पैसे वाला है, इससे पैसे कैसे ऐंठे जाएं। अब जो उससे बड़ी बड़ी बातें करती है तो वो राजस्थान उसे घुमाने के लिए ले जाती है और वहाँ के 5 स्टार होटलों में वो दोनों रातें गुजारते हैं। अब इन दोनों का लफड़ा तो उधर चल रहा होता है, लेकिन अब दूसरी ओर प्रिया की मुलाकात होती है एक 21 साल के लड़के से जिसका नाम दीक्षांत कुमार होता है। अब दीक्षांत भी एक बहुत अच्छे परिवार से था, जो कि रईस परिवार से बिलोंग करता है।
उसे पता चलता है कि प्रिया उससे प्यार करती है तो वो दीक्षांत अपने सारे काम धंधे को छोड़ देता है और प्रिया के साथ लिविंग में रहना शुरू कर देता है। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर एक अपार्टमेंट लेते हैं और अपार्टमेंट पे किराए पे लिविंग में रहना शुरू कर देते हैं। अब ये सबको वहाँ पे ये दिखाते थे कि ये दोनों पति पत्नी हैं। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि जो लड़की दुनिया भर के लोगों को लूट कर आ गई है, उस लड़की को दीक्षांत से सच्चा वाला प्यार हो गया है। और दीक्षांत के घर के पास ही उसका एक और दोस्त रहता था जिसका नाम होता है लक्ष्य वालिया। अब दीक्षांत और प्रिया को एक साथ रहते रहते समय बीत जाता है, लेकिन अब प्रिया को दीक्षांत के बारे में एक सच्चाई पता चलती है। प्रिया को पता चलता है कि भले ही दीक्षांत करोड़पति खानदान से बिलोंग करता है, लेकिन आज के समय में जो दीक्षांत है वो 25 लाख रुपए के कर्जे के नीचे दबा हुआ है। दीक्षांत प्रिया को बताता है कि उसने एक प्रोजेक्ट में 25 लाख रुपए लगाए थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। अब प्रिया उसकी ये सारी बात सुनती है और उसका हौसला बांधती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलके जल्द से जल्द इस कर्जे को चुका देंगे। प्रिया दीक्षांत को बताती है कि एक लड़का है जिसे मैं जानती हूँ, जिसका नाम विवान कोहली है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा पैसे वाला है और वो मेरे ऊपर लट्टू है। अगर तुम कहो तो मैं उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लूँगी और उससे हम दोनों मिलके पैसे ऐंठेंगे। लेकिन प्रिया ने उसको पहले ही अपने प्यार के झांसे में फंसाया हुआ था, लेकिन उसने अपने बॉयफ्रेंड को ये वाली बात नहीं बताई थी। वो कहती है कि ऐसा करते हैं, तुम आ जाओ, तुम्हारा दोस्त है उसको बुला लेते हैं और इसे हम होटल में बुलाएंगे। होटल में इसको बुलाएंगे और तीनों मिलके इसे वहाँ पर दबोच लेंगे और इसके घर वालों से फिरौती की रकम मांगेंगे। अब क्या होता है, उनका ये प्लान सेट हो जाता है और तीनों लोग इस प्लान पे फाइनल हो जाते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे कैसे करना है। अब दूसरी ओर विवान कोहली को जयपुर के एक 5 स्टार होटल में बुलाया जाता है और विवान कोहली अंदर ही अंदर बड़ा खुश होता है कि वो सोचता है कि चलिए अब प्रिया ने मेरे को बुलाया तो सही। अब विवान क्या करता है, अपने पिताजी की अल्टो कार लेता है और निकलता है सज धज के और उस होटल की ओर जाता है। जब वो अपने घर से निकल रहा था तो उसके घर वाले उससे पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तो विवान बोलता है कि मैं बहुत ही ज़रूरी काम से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ और हो सके जल्दी आ जाऊँगा। लेकिन विवान कोहली वापस अपने घर पे नहीं आ पाता। विवान कोहली के घर वाले सारी रात उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और उसको बार बार फ़ोन मिलाते हैं तो पता चलता है कि विवान कोहली का फ़ोन तो स्विच ऑफ है। और इसी दौरान उनके घर वालों ने विवान कोहली के जितने भी दोस्तों के नंबर उनके पास थे उन सबको फ़ोन किया कि विवान तुम्हारे पास आया है। तो सभी दोस्तों ने साफ मना कर दिया कि विवान यहाँ पे नहीं आया और आसपास में जो रिश्तेदार रहते थे उनके पास भी कॉल किया, लेकिन कहीं पे भी विवान नहीं गया था। परिवार वाले सारी रात इंतजार करते रहते हैं और सारी रात यूं ही गुजर जाती है और अब आती है 3 मई 2016 की सुबह। सुबह के लगभग 10 बज रहे थे। उसी दौरान विवान कोहली के फ़ोन से उसके पिताजी के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है तो वो देखते हैं कि विवान का कॉल आया है तो उनके मन में थोड़ी शांति आती है कि हमारा बेटा ठीक है। अब विवान के पिताजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं कि अब मैं इसको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ही विवान उधर से कॉल पे लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोलता है कि पिताजी जितनी जल्दी हो सके मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए डलवा दीजिए, वरना ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। विवान के पिताजी जैसे ये वाली बात सुनते हैं तो वो हड़बड़ा जाते हैं और वो कहते हैं बेटा तू है कहाँ है, सारी रात कहाँ था और क्या बोल रहा है। वो कहता है कि मेरा किडनैप हो चुका है, आप 20 मिनट के अंदर अंदर मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दीजिए ताकि मैं इनको ये 10 लाख रुपए दूं और मैं यहाँ से छूट सकूं। तो विवान के पिताजी कहते हैं यार 10 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊं, तुम्हें पता है कि घर की परिस्थिति क्या है, मैं 10 लाख रुपए कहाँ से ला सकता हूँ। विवान वहाँ पे रो रहा होता है। अब इधर विवान के पिताजी उसकी जब आवाज़ सुन रहे होते हैं तो उनको भी डर लगने लगता है कि मेरा बेटा किडनैप हो गया। अब जब वो अपने बेटे से बात कर रहे होते हैं तो पीछे से प्रिया की आवाज़ आती है। वो कहती है कि चुपचाप 20 मिनट के अंदर अंदर 10 लाख रुपए इसके अकाउंट में डाल दो, अगर नहीं डालते हो तो इस आगे तुम्हारे बेटे के साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। अगर तुम्हारा बेटा मर भी गया ना तो उसके जिम्मेदार भी तुम ही होंगे, क्योंकि तुमने अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए नहीं डाले थे। अब विवान के पिताजी क्या कहते हैं कि मेरे पास अभी 10 लाख रुपए तो नहीं है, मेरे पास 3 लाख रुपए हैं, अगर तुम कहो तो मैं 3 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में डाल दूं। वो कहते हैं जितने पैसे हैं दो, बाकी 7 लाख रुपए तुम हमें बाद में दे देना।
तो विवान के पिताजी भागे भागे जाते हैं और उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए डालते हैं और उस पर्ची का फ़ोटो खींचते हैं और उनके व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं। दोस्तों, अब मैं यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाली बात है उसे क्लियर करना चाहता हूँ। दरअसल विवान कोहली नाम का कोई आदमी था ही नहीं। जो आदमी प्रिया से मिलता है, जिसने कि टिंडर पे अपनी आईडी बनाई होती है, उसका नाम होता है दुष्यंत। उसने टिंडर पे अपनी एक आईडी बनाई होती है और उसका नाम विवान कोहली करके लिखा होता है। जिस तरह से प्रिया उधर से झूठ बोलती थी कि मैं पैसे वाली हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, फलान हूँ, ढिकान हूँ, उसी तरह से ये दुष्यंत विवान कोहली नाम रख के अपना टिंडर पे लड़कियों को फंसाया करता था। और दुष्यंत कोई करोड़पति बाप की औलाद नहीं था। दुष्यंत एक मिडिल फैमिली से था, मतलब कि मध्यम वर्गीय परिवार से आता था। अब जैसा कि प्रिया और उसके दोस्तों ने प्लानिंग की थी कि विवान कोहली उर्फ दुष्यंत शर्मा को वो किडनैप करेंगे, क्योंकि विवान कोहली तो बहुत पैसे वाले ख़ानदान का था। लेकिन अब जब इसको ये किडनैप करते हैं तो इसे पता चलता है कि इसका नाम विवान कोहली नहीं है बल्कि दुष्यंत शर्मा है। वो अपनी आईडी निकाल के दिखाता है, देखिए भैया मैं दुष्यंत शर्मा हूँ, मैं विवान कोहली नहीं हूँ, मैं तो झूठ बोला था, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तो बहुत गरीब बाप की बेटा हूँ। अब ये सारी बातें सुनकर प्रिया को गुस्सा आ जाता है कि वो इतने समय से इसको करोड़पति समझकर इसके साथ समय बिता रही थी, लेकिन ये तो खाकपति भी नहीं निकला। इसके पास तो 10 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं हो पाएगी और मैं इसे करोड़पति समझ रही थी। प्रिया दुष्यंत शर्मा को बहुत मारती है, उसके साथ के लोग भी दुष्यंत शर्मा को मारते हैं और उससे कहते हैं कि तूने हमसे झूठ बोला है, तो ऐसा कर, अपने घर पे फ़ोन कर, अब मुझे कैसे भी 10 लाख रुपए चाहिए। अगर तू 10 लाख रुपए नहीं मंगवाएगा तो तू अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। दोस्तों, जब वो अपने घर पे फ़ोन करता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें 10 लाख रुपए तो कहाँ से लाऊं, मेरे पास अगर मैं सबसे मांग के भी करूँगा तो 2-4 लाख रुपए होंगे। उसके पिताजी उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए डलवा देते हैं और उसके बाद में वो चले जाते हैं थाने और थाने में जाकर वो शिकायत करते हैं और सारी बात क्लियर करके वहाँ पे बताते हैं और वहाँ पे रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अब जैसे ही उसके पिताजी वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाते हैं तो पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है। अब ये सब चल ही रहा था कि शाम को पुलिस के पास एक कॉल आता है कि हमें एक लाश मिली है और वो लाश एक सूटकेस के अंदर बंद है। अब पुलिस उस रात को अपने साथ ले जाती है और उसका पोस्टमार्टम कराती है और शाम के समय पे दुष्यंत शर्मा की फैमिली को कॉल किया जाता है कि ऐसे ऐसे करके हमें एक लाश पाई है। तो दुष्यंत के घर वाले रोते रोते हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहाँ पे जब दुष्यंत के परिवार वालों को दिखाया जाता है कि ये देखिए, क्या आप इसे जानते हैं, तो दुष्यंत के परिवार के लोग एक ही बार में पहचान जाते हैं कि हाँ, ये हमारा बेटा दुष्यंत शर्मा ही है। अब जैसे ही ये बात कंफर्म होती है कि ये दुष्यंत शर्मा ही है, तुरंत पुलिस हरकत में आ जाती है कि दुष्यंत शर्मा की मौत हो चुकी है। अब वो पहले उसके घर वालों से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी बात थी, किसी को जानता था कि जो इसे मार सके, तो घर वाले साफ मना कर देते हैं, हमारा बेटा तो सीधा साधा था। अब पुलिस क्या करती है, सबसे पहले उसकी कॉल डिटेल देखती है। अब कॉल डिटेल देखती है तो पुलिस के सामने एक नंबर आता है जिससे कि दुष्यंत शर्मा की बहुत लंबे लंबे टाइम तक बात हुआ करती थी और लास्ट टाइम वो दोनों नंबर एक साथ थे, यानी कि कल शाम तक दुष्यंत शर्मा और वो जो सामने वाला नंबर था वो एक साथ थे और उसके बाद ही ये लाश पाई गई है अटैची के अंदर। पुलिस को पूरा शक उस दूसरे नंबर के ऊपर हो जाता है और वो सर्च करते हैं कि आखिर ये नंबर अब कहाँ है। अब पुलिस जैसे ही उस नंबर की जानकारी निकालते हैं तो उसकी 2-3 लोकेशन निकलती हैं। अब पुलिस उन 2-3 लोकेशनों पे जाके देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं मिलता। अब पुलिस वहाँ से अब वापस आ जाती है और उस नंबर के बारे में जानकारी लेती है कि इस नंबर की और किस किस से बात होती थी। तो पुलिस उन सबको फ़ोन करती है तो पता चलता है कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि प्रिया का था। अब पुलिस उस नंबर को अच्छी तरह से ट्रेस करती है और लोकेशन को क्लियर करती है कि आखिर ये नंबर अब कहाँ है। तो पुलिस उन तीनों को एक साथ लोकेशन पे जाके गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि ये तीनों मिलकर दुष्यंत शर्मा की गाड़ी में ही सफ़र कर रहे थे और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस उन्हें पकड़ के थाने लाती है तो उनसे पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो प्रिया उनको सारी कहानी सुनाती है। कहानी वही थी जो मैंने आपको सुनाई थी, लेकिन पुलिस उनसे एक बात पूछती है, जब तुम्हें 3 लाख रुपए मिल ही चुके थे तो तुमने आखिरकार दुष्यंत शर्मा की हत्या क्यों की। वो लड़की बताती है कि 3 लाख रुपए आने से पहले ही हमने दुष्यंत की हत्या कर दी थी। वो ये भी बताती है
कि उन लोगों ने उसके एटीएम का पिन भी उससे मांग लिया था कि इसका पिन बता, क्योंकि वो लोग उसे मार रहे थे। तो वो पिटते पिटते बेचारा अपना पिन नंबर भी बता देता है एटीएम का। उसके एटीएम में लगभग 25,000 रुपये होते हैं। तो प्रिया और उसके साथी एटीएम से 25,000 रुपये भी निकाल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों एटीएम की लिमिट ही 25,000 रुपये थी, इसलिए उन लोगों ने उस दिन सिर्फ 25,000 रुपये निकाले। हो सकता है कि उसके अकाउंट में कुछ ज़्यादा पैसे हों। अब जो 25,000 रुपये निकाले थे, उससे उन्होंने उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए सामान खरीदा, जैसे कि अटैची जो सूटकेस था वो खरीदते हैं, उसमें उसकी लाश को रखते हैं और पहाड़ी एरिया में जाते हैं, सुनसान एरिया में, वहाँ पे जाके उसकी लाश को फेंक देते हैं, जो कि अगले दिन पुलिस को मिली थी। इसके बाद इन लोगों की पेशी कोर्ट में होती है और अलग अलग सबूत और अलग अलग गवाहों के साथ और इनके अलग अलग जुल्मों को एक साथ लिखा जाता है और उन सबको सज़ा मिल जाती है। दोस्तों अब ये सभी लोग जेल में हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। इन लोगों ने दुष्यंत शर्मा की बहुत ही बुरी तरह से मार मार के हत्या की थी, और वो फ़ोटो भी ऑनलाइन है, लेकिन वो क्या है कि बता नहीं सकते, लेकिन बहुत बुरी तरह से मारा था। और मैं आपको बस यही बात कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़ें। पहली बार तो प्यार व्यार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ये सब मनगढ़ंत चीज़ें हैं। लोग क्या है, अकेलापन खाए जाता है लोगों को, तो वो सोचते हैं कि दूसरे लोगों से हम बात करें, वो अच्छे से बात करता है तो अट्रैक्टिव होते हैं। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सीधी बात है। तो जो भी करें अपने जीवन में सोच समझ के करें। और इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको सतर्क करना था, बाकी सब आपके ऊपर है।